गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल जर्नी टू सक्सेस। तो जैसे कि आपको पता है हम सीरीज कंटिन्यू कर रही हैं सेबी ग्रेड ए के लिए असिस्टेंट मैनेजर की अगर आप पोस्ट को टारगेट कर रहे हो या जर्नल पोस्ट को टारगेट कर रहे हो सेबी ग्रेड ए के लिए, तो हमें कंपनीज एक्ट पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं चैप्टर नंबर 10 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। देखो, सबसे पहले हमें याद क्या रखना है कि जो चैप्टर 10 है कंपनीज एक्ट 2013 का, वो किसके बारे में है? ऑडिट के बारे में, कि ऑडिट कैसी होगी और ऑडिटर के बारे में। सो चैप्टर नंबर 10 में जो आर्टिकल्स या सेक्शंस कवर्ड है वो कहां से कहां तक है? 139 से लेके 148 तक। सो हमारे सेक्शंस हैं सेक्शन 139 से लेके सेक्शन 148 तक। सो इस वीडियो में हम द कंपनीज एक्ट 2013 का चैप्टर नंबर 10 पढ़ने वाले हैं, विच इज अबाउट ऑडिट एंड ऑडिटर्स। सबसे पहले अगर हम सेक्शन 139 की बात करें, 139 क्या बोलता है कि जो ऑडिटर्स हैं उनकी अपॉइंटमेंट कैसे होगी। सो अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स के बारे में हमें सेक्शन 139 बताता है। वो क्या बताता है? सेक्शन 139 में क्या है कि हर एक कंपनी का वो अपनी फर्स्ट एनुअल जर्नल मीटिंग में एक इंडिविजुअल को भी अपॉइंट कर सकते हैं या फिर एक फर्म को भी अपॉइंट कर सकते हैं एज एन ऑडिटर। तो फर्म्स को क्या अपॉइंट करने हैं? ऑडिटर। और ऑडिटर के लिए वो एक स्पेसिफिक इंडिविजुअल को भी ऑडिटर बना सकते हैं या किसी फर्म को भी ऑडिटर बना सकते हैं जब तक उनकी 6th एनुअल जनरल मीटिंग नहीं होती। तो बेसिकली मतलब 5 साल के टाइम पीरियड के लिए कोई भी ऑडिटर अपॉइंट होएगा अगर हम जनरली बात करें। सो एवरी कंपनी शेल एट द फर्स्ट एनुअल जर्नल मीटिंग अपॉइंट एन इंडिविजुअल or a firm as an auditor who shall hold the office from the conclusion of that meeting till the conclusion of its 6th annual journal meeting। और जब वो ऑडिटर अपॉइंट कर देते हैं तो उनको रजिस्ट्रार के साथ विद इन 15 डेज उसके बारे में बताना होता है। ठीक है, कि उनको एक नोटिस फाइल करना होता है कि उन्होंने ऐसे करके इस बंदे को या इस फॉर्म को ऑडिटर के तौर पे अपॉइंट किया है। और वो जब वो अपॉइंट कर देते हैं उसके 15 दिन के अंदर अंदर रजिस्ट्रार को उनको ये बात बतानी पड़ती है। इतना क्लियर हो गया? अब ऑडिटर तो अपॉइंट कर रही है कंपनी, हम इसमें चैप्टर 10 में मेन किसके बारे में जानने वाले हैं? ऑडिटर एंड ऑडिट के बारे में जानने वाले हैं। सो ऑडिटर का टाइम पीरियड कितना होगा? देखो, कंपनी के पास दो ऑप्शंस हैं, या तो वो किसी इंडिविजुअल को ऑडिटर बना दे या फिर फर्म को ऑडिट करने का काम दे दे। अगर तो वो इंडिविजुअल को ऑडिट बना रही है सो वो बंदा मैक्सिमम 5 कंसेक्यूटिव ईयर के लिए ऑडिटर रह सकता है। So an individual as auditor for not more than one term of 5 consecutive years, मतलब मैक्सिमम 5 साल के लिए वो बंदा जो है वो ऑडिटर रह सकता है। अगर हम ऑडिट फर्म की बात करें तो कंपनी क्या करेगी? कंपनी उनको अपॉइंट करेगी नॉट मोर देन 2 टर्म्स ऑफ 5 years, मतलब मैक्सिमम 10 सालों के लिए कोई भी फर्म ऑडिट का काम करेगी। सो ऑडिट इंडिविजुअल मैक्सिमम 5 years के लिए करेगा कंसेक्यूटिवली एंड ऑडिट फर्म 2 टर्म्स ऑफ 5 consecutive years। दैट मीन्स 10 सालों तक कोई भी ऑडिट फर्म ऑडिट का काम करेगी। और कंपनी को ये भी ध्यान रखना है कि वो अपने जो ऑडिटर्स हैं उनको रोटेट करती रहे। इतना क्लियर हो गया कि फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग में वो ऑडिटर को अपॉइंट करेंगे जो 6th एनुअल जनरल मीटिंग तक रहेगा। बेसिकली मतलब उसका जो इंडिविजुअल का टेन्योर है वो 5 साल का है और ऑडिट फर्म का 10 साल का है। और वो जो भी अपॉइंटमेंट करते हैं वो रजिस्ट्रार के पास उनको 15 दिन के अंदर अंदर बताना पड़ता है कि उन्होंने ऐसे करके ऑडिटर की अपॉइंटमेंट करी है। इतना सबको क्लियर हो गया? नेक्स्ट, अगर हम गवर्नमेंट कंपनी के केस में बात करें तो अगर हम गवर्नमेंट कंपनी की बात करते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो गवर्नमेंट कंपनी है, सो उसमें ऑडिटर कौन अपॉइंट करता है? जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है, वो जो बंदा उसको क्वालिफाइड लगता है उसको वो एज एन ऑडिटर बनाता है। कब बनाता है? within a period of 180 days from the commencement of the financial year, कि जब फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो जाता है उसको विद इन द पीरियड ऑफ 180 डेज, मतलब 180 दिन के अंदर अंदर ऑडिटर अपॉइंट करना पड़ता है। कौन अपॉइंट करता है? सीएजी ऑफ इंडिया, मतलब कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो अगर हम ये तो गवर्नमेंट कंपनी की बात करें कि जो गवर्नमेंट कंपनी है उस केस में तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया अपॉइंट करता है विद इन 180 डेज ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। बट अगर हम जनरल कंपनी की बात करें, कोई गवर्नमेंट कंपनी नहीं है, उनका जो फर्स्ट ऑडिटर है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करते हैं विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ अ कंपनी। ठीक है, तो उसमें अगर तो हम गवर्नमेंट कंपनी की बात करते हैं तो 180 दिन के अंदर अंदर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया को क्वालिफाइड बंदे को ऑडिटर बनाना पड़ता है। बट अगर हम अदर देन द गवर्नमेंट कंपनी किसी नॉर्मल कंपनी की बात कर रहे हैं, उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मिलकर जब उनकी कंपनी की रजिस्ट्रेशन हो जाती है उसके 30 डेज के अंदर अंदर किसी पर्सन को ऑडिटर अपॉइंट करते हैं। अगर वो ऐसा नहीं कर पाते तो उनको विद इन 90 डेज एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में ऐसे ऑडिटर को अपॉइंट करना पड़ता है। और अगर इन केस कोई ऑडिटर था वो छोड़ के चला जाता है और उसकी वैकेंसी हो जाती है, वो वैकेंसी भी उनको फिल करनी पड़ती है विद इन द नेक्स्ट 30 डेज।
पर कई बार कंपनीज कुछ ऐसी होती हैं उनमें उनको प्रॉपर ऑडिट कमेटी बिठानी पड़ती है, प्रॉपर ऑडिट कमेटी बनानी पड़ती है, विच इज इन डिटेल मेंशन्ड इन द सेक्शन 177। ठीक है, तो कुछ कंपनीज ऐसी भी होती है विच मे बी रिक्वायर्ड टू कॉन्स्टिट्यूट एन ऑडिट कमेटी अंडर द सेक्शन 177। आई होप सबको सेक्शन नंबर 139 क्लियर होगा कि अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स कैसे होगी, क्या क्या पॉइंट्स हमें ध्यान में रखने हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है कि कोई भी फॉर एग्जांपल ऑडिटर है, उसको हम कैसे उसकी पोस्ट से हटा सकते हैं, कैसे उसका रिमूवल होगा, कैसे रेजिग्नेशन होगा और क्या उसको स्पेशल नोटिस देना पड़ेगा या नहीं। सो अगर कोई ऑडिटर एलिजिबल होगा, कौन होगा एज अ पर्सन जो ऑडिटर बन सकता है, सो वही बंदा एलिजिबल होएगा जिसने सीए कर रखी होगी। सो एलिजिबल ओनली इफ ही इज अ चार्टेड अकाउंटेंट। ठीक है, और कौन कौन एलिजिबल नहीं है फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। नंबर 1, वो चार्टेड अकाउंटेंट नहीं है तो वो एलिजिबल नहीं है ऑडिटर के लिए। कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट है अदर देन लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है वो एलिजिबल है, कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट एलिजिबल नहीं है टू बिकम एन ऑडिटर। और कोई भी ऐसा ऑफिसर या एम्प्लॉय या पार्टनर हो कंपनी का, या कोई ऐसा पर्सन हो जिसने गारंटी दी हो या सिक्योरिटी दी हो इंडेपेंडेंस की किसी थर्ड पार्टी को, या मतलब कोई ऐसा बंदा जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बिजनेस के साथ रिलेशन में हो, ये सब ऑडिटर नहीं बन सकते। ठीक है, ना ही कोई ऑफिसर बन सकता है, ना ही कोई इंप्लॉय बन सकता है, ना ही किसी ने गारंटी दी है, सिक्योरिटी दी है या उसका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बिजनेस के साथ रिलेशनशिप है, दे आर नॉट एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर। ठीक है, या फिर कोई पर्सन है वो फुल टाइम जॉब कर रहा है कहीं और, वो भी ऑडिटर नहीं बन सकता। कई बार क्या होता है, कोर्ट ही मना कर देती है कि आप ऑडिट नहीं करोगे। सो कई बार किसी ने कुछ क्राइम वगैरह किया होता है, कन्विक्टेड होता है बाय द कोर्ट, वो भी एलिजिबल नहीं है। पर अगर इनकेस कभी पाया जाता है कि कोई पर्सन डिसक्वालिफाइड है, कि उसकी इतनी क्वालिफिकेशन नहीं थी फिर भी उसको ऑडिटर बना दिया गया, तो तुरंत उसको क्या करना पड़ेगा, अपनी पोस्ट छोड़नी पड़ेगी, तुरंत ऑफिस को वेकेट करना पड़ेगा। सबको क्लियर हो गया कि क्या क्या एलिजिबिलिटी क्या क्राइटेरिया है और किस किस बेसिस पर हम पर्सन को रिमूव कर सकते हैं ऑडिटर की पोजीशन से। ठीक है, तो प्रॉपरली एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशंस देखी जाती हैं, और अगर पर्सन डिसक्वालिफाइड पाया जाता है तो उसको अपना वेकेट करना पड़ेगा ऑफिस। इसके बारे में हमें सेक्शन 141 में मेंशन है। अब ऑडिटर काम करते हैं तो ऑब्वियसली उनको हम रेम्युनरेशन देंगे, मतलब पैसा तो देंगे उनको, सैलरी फीस जो भी उनकी है वो देंगे। सो आर्टिकल 142 अब बताता है रिगार्डिंग द रेम्युनरेशन ऑफ द ऑडिटर्स। तो इसमें ये बताया गया है कि जो रेम्युनरेशन है ऑडिटर को, जो पैसे मिलने हैं, जो सैलरी मिलनी है या जो फीस वगैरह मिलनी है, वो फिक्स कर दी जाती है जनरल मीटिंग में कि ऑडिटर को कितनी एडिशनल फीस पेएबल होगी और क्या उसको रेम्युनरेशन मिलेगी, और जितने भी ऑडिटर खर्चे करेगा उसकी कंपेंसेशन या उसके एक्सपेंसेस उसको कैसे पे आउट होंगे। सो जनरल मीटिंग में जितनी भी रेम्युनरेशन ऑडिटर को देनी है वो सारी की सारी रेम्युनरेशन फिक्स कर दी जाती है। नेक्स्ट इज कि कोई भी ऑडिटर है उसकी क्या क्या पावर्स हैं और क्या क्या ड्यूटीज हैं। देखो, ऑडिटर का काम ऑडिटिंग करना है, सो ऑब्वियसली जितनी भी अकाउंट्स की बुक्स हैं उसका एक्सेस उसको सारा टाइम होना चाहिए। सो ऑडिटर हैज द राइट टू एक्सेस एट ऑल टाइम्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड वाउचर्स ऑफ अ कंपनी, कि जितने भी बुक्स हैं अकाउंट्स की और जितने भी वाउचर्स हैं कंपनी के, उसका हर टाइम पे एक्सेस किसके पास है, ऑडिटर के पास है। ऑडिटर रिपोर्ट्स बनाएगा उसके बेसिस पर, और ऑडिटर को ये हमेशा ध्यान रखना है कि वो कंपनी के अफेयर्स की फेयर और ट्रू व्यू दे रहा है एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, प्रॉपर बता रहा है कि प्रॉफिट एंड लॉस जो निकाला है वो सही निकाला है, कैश फ्लो वगैरह सब मैच हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, सो इसमें क्या होता है, अगर तो कोई गवर्नमेंट कंपनी है तो मैंने आपको बताया था कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया अपॉइंट करता है। सो उस केस में विद इन द 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, जो उसने ऑडिटर अपॉइंट किया है वो क्या देगा, ऑडिट रिपोर्ट देगा, और उस ऑडिट रिपोर्ट के 60 डेज के अंदर अंदर वो एक सप्लीमेंट्री ऑडिट कंडक्ट करवाएंगे सीएजी, और उस सप्लीमेंट्री रिपोर्ट के ऊपर कमेंट करेंगे। जनरल कंपनीज को ऐसा नहीं करना, उसमें तो जो ऑडिटर है वो सिंपली एक रिपोर्ट बना देते हैं, अगर वो कभी वेरिफिकेशन होती है तो उसकी वेरिफिकेशन हो जाती है। बट इन केस ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी ये जरूरी हो जाता है कि जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हैं वो जब वो रिपोर्ट आ जाती है ऑडिट की, उसकी सप्लीमेंट्री चेकिंग होती है, तो उसके सप्लीमेंट्री ऑडिट किया जाता है और उसमें अपने कमेंट्स लिखे जाते हैं बाय द सीएजी। ठीक है, और जितनी भी ये कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की जो पावर्स हैं वो कौन से सेक्शन में डिफाइंड है, सेक्शन 19A ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल्स एक्ट 1971। ये एक्ट का ईयर याद रख लेना, सीएजी एक्ट 1971। अगर ये सब कुछ फॉलो नहीं होता, कि मतलब वो अपनी जो ऑडिटर है वो अपनी ड्यूटीज और पावर्स अच्छे से नहीं निभा पाता, तो उसको पनिशमेंट मिलती है विच शैल नॉट बी लेस देन 1 लाख रुपीज एंड मे एक्सटेंड टू 25 लाख रुपीज। सो 1 लाख से लेकर 25 लाख रुपीज तक की उस पर पेनल्टी या उसको लायबिलिटी पड़ सकती है।
और कुछ ऐसी सर्विसेज होती हैं जो ऑडिटर को नहीं करनी है। सो ये स्पेसिफिकली मेंशन होता है कि ऑडिटर को क्या क्या काम करना है, क्या क्या काम नहीं करना। सो ये आप हमेशा याद रखना कि कुछ ऐसी सर्विसेज होती हैं जो ऑडिटर को रेंडर नहीं करनी है, विच इज मेंशन्ड इन सेक्शन 144 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। मतलब जो हम 10th चैप्टर पढ़ रहे हैं उसके सेक्शन 144 में मेंशन है कि ऑडिटर को ऐसी कौन कौन सी सर्विसेज हैं जो नहीं करनी। ऑब्वियसली जो ऑडिटर है उसका काम ऑडिट करने का है, तो इन्वेस्टमेंट और बैंकिंग सर्विसेज नहीं प्रोवाइड करेगा, मैनेजमेंट सर्विसेज नहीं प्रोवाइड करेगा, कोई और आउटसोर्स रेंडर्ड सर्विसेज नहीं देगा, इन्वेस्टमेंट की फालतू में एडवाइस नहीं देगा, एक्चुरियल सर्विसेज नहीं देगा, कोई भी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को कैसे डिजाइन एंड इंप्लीमेंट करना है, मतलब खुद भी बुक्स मेंटेन नहीं करेगा, उसको ऑडिट करना है, मेंटेनिंग का काम वो नहीं करेगा। तो ये सब आप मेंशन कर सकते हो कि देयर आर सम सर्विसेज व्हिच ऑडिटर शुड नॉट रेंडर। ठीक है। और ऑडिटर का एक और काम होता है कि जब वो ऑडिट की रिपोर्ट्स बनाता है उन रिपोर्ट्स पे ऑडिटर साइन भी करता है। सो ऑडिटर टू साइन ऑडिट रिपोर्ट्स एक्सेट्रा, वो सारे डॉक्यूमेंट्स पे साइन करता है। और क्या आपसे पूछा जा सकता है क्या ऑडिटर कैन अटेंड द जनरल मीटिंग? सो आप मेंशन करोगे हाँ जी, एज पर द सेक्शन 146 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 ऑडिटर्स टू अटेंड द जनरल मीटिंग। ठीक है। तो ऑडिटर्स जनरल मीटिंग अटेंड करते हैं, या तो वो खुद भी अटेंड कर सकते हैं या अपना कोई ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव भी भेज के मीटिंग को अटेंड कर सकते हैं। तो जो अपने आप को क्वालिफाइड ऑडिटर होगा उस टाइम पे, उसको ऑडिटर भेज के ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे शो कर सकता है। और मीटिंग में ये ध्यान होगा कि जो जनरल मीटिंग हो रही है उसमें जो ऑडिटर है उसकी बात सुनी जाए, कि जो भी उसकी बात है वो सुनी जाए, क्योंकि वो ऑडिटर है तो उसका ऑब्वियसली कंसर्न है बिजनेस में, तो उसकी बात सुनी जानी चाहिए जनरल मीटिंग में। और अगर कई बार ऑडिटर कुछ भी इंटेंशनली करता है, तो या कंपनी कुछ इंटेंशनली करती है, कोई भी कॉन्ट्रावेंशन होता है ऑडिटर के मामले में, सो कंपनी पे भी फाइन लग सकता है 25,000 से लेके 5 लाख रुपीस तक का। हर एक ऑफिसर पे भी फाइन लग सकता है, 1 ईयर की जेल भी हो सकती है, और 10,000 से लेके 1 लाख तक का फाइन लग सकता है। दोनों चीजें भी हो सकती है कि 1 ईयर की उसको इम्प्रिजनमेंट भी होगी, साथ में फाइन भी लग गया। ऑडिटर ने कुछ गलती की, ऑडिटर पे भी फाइन लग सकता है 25,000 से लेके 5 लाख रुपए तक। ठीक है। और ऑब्वियसली अगर ऑडिटर ने कुछ ज्यादा ही गड़बड़ कर दी है, तो जितनी भी उसको सैलरी मिली है, रेम्यूनरेशन मिली है, वो सारी की सारी ऑडिटर को रिफंड करवानी पड़ेगी, या कभी कंपनी को लॉस हुआ है या डैमेज हुआ है उसका भी हर्जाना ऑडिटर को ही देना पड़ेगा। सो पनिशमेंट होती है अगर कोई भी चीज कॉन्ट्रावीन होती है। ठीक है। हमें एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन में आएंगे तो हमें उसी पर्सपेक्टिव से पढ़ना है। आपको मैं एक सीरीज भी प्रोवाइड कर दूंगी जिसमें जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं आपको उसकी भी अपडेटेड प्लेलिस्ट मिल जाएगी चैनल पे। ठीक है। बाकी नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, अगर किसी को भी कनेक्ट करना है, कोई डाउट्स है, आप टेलीग्राम चैनल पे भी कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट है कि कई बार क्या होता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कुछ आइटम स्पेसिफिकली ऑडिट में बता देती है कि ये कोस्ट में काउंट होंगे। ठीक है। तो कुछ सर्टेन कंपनीज के क्राइटेरिया में वो बता देती है कि दैट शुड बी इंक्लूडेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, और जो भी कोस्ट के रिस्पेक्ट में आइटम्स होंगी वो कौन से स्टैंडर्ड्स गवर्न करेंगे। जो आपने एक पोस्ट भी सुनी होगी ना, कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, है ना। तो कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की जो एक्ट है 1958 उसके तहत गवर्न होती हैं कि कौन कौन सी आइटम्स किसी भी कंपनी की ऑडिट कॉस्टिंग में आएंगी और कौन सी आइटम्स नहीं आएंगी। फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट ने किसी स्पेसिफिक कंपनी को डायरेक्ट कर दिया कि आप जिस तरीके से मटीरियल को यूटिलाइज कर रहे हो या लेबर को यूज कर रहे हो, ये आपके आइटम्स ऑफ कॉस्ट है, तो आपको इनको भी, इनकी भी सेपरेट, मतलब इनकी भी डिटेल बुक्स ऑफ अकाउंट बनानी है। तो ये जितने भी स्पेसिफिकेशन है सेंट्रल गवर्नमेंट टाइम टू टाइम स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज या स्पेसिफिक कंपनीज को बताते रहते हैं। सो आई होप सभी को जो कंपनीज एक्ट 2013 है ये क्लियरली समझ आ गया होगा। तो आज की हमने इस यूनिट में क्या पढ़ा है, हमने मेनली पढ़ा है कि चैप्टर 10 क्या बताता है ऑडिट के बारे में और ऑडिटर्स के बारे में। इसमें सेक्शन कवर्ड है 139 से लेके 148 तक कि ऑडिटर कैसे अपॉइंट होंगे, क्या उनका टेन्योर होएगा, कैसे कैसे अपॉइंटमेंट होगी, क्या उनकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, क्या उनकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, रेम्यूनरेशन जनरल मीटिंग में तय होगी, उनकी क्या क्या पावर्स हैं, क्या क्या ड्यूटीज हैं, कौन कौन सी सर्विसेज ऑडिटर नहीं करेगा, वो रिपोर्ट्स पे साइन कर सकते हैं, जनरल मीटिंग को अटेंड कर सकते हैं, अगर वो कुछ गलत करते हैं उनको पनिशमेंट मिलेगी, और कौन कौन सी आइटम्स कॉस्ट में आएंगी और कौन सी आइटम्स नहीं आएंगी। आई होप सभी को चैप्टर 10 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 सेबी पर्सपेक्टिव से क्लियर हो गया होगा। अगर आपकी कोई भी डाउट्स हैं आप कमेंट डाउन कर सकते हो, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए पार्ट के साथ।